गुड मॉर्निंग क्लास 10 जो चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। तो आज हम आए हैं आपके सामने मेटल्स और नॉन मेटल्स को लेके। तो मेरे हिसाब से सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि 10th के एग्जामिनेशन में सबको बहुत अच्छे मार्क्स लाना है। और तो 2 बार एग्जामिनेशन का टाइमिंग जो है वो सेट हो गया है, लेकिन आप लोगों को हमेशा ध्यान करना है। कहते हैं ना कि जब हम धीरे धीरे अभी से पढ़ेंगे तब जाके हमारी जो सक्सेस होती है, हमारा जो हार्डवर्क होता है वो रिजल्ट अच्छा देता है। तो पहले तो हमें रिजल्ट की तरफ सोचना ही नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, मेटल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वी हैव टू लुक अराउंड अस। हमें अपने चारों तरफ देखना है और ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मेटल है, यानी ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसमें हम जो बचती हैं, जो चमकती हैं, जिसमें हम खाना बना सकते हैं, जो ऐसा हमारे डेली यूज में यूज हो रही है। तो हमें अपने अराउंड में उन चीजों को देखना है। तो फटाफट फटाफट देखिए और सोचिए। तो मैं करती हूँ टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, यस। तो 5 ये आपका लास्ट है और इसके बाद नाउ यू हैव टू समथिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट। बहुत बार क्या होता है कि जो गर्ल है, या हम बॉयज को भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी को भी मेटल की चीजों को पसंद कर सकते हैं, क्यों नहीं। भैया सोना किसको अच्छा नहीं लगता, चांदी किसको अच्छी नहीं लगती है ना। तो आज हम जो बात करेंगे वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर है। तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पहले हम ये सोचेंगे कि मेटल एक्चुअल में होते क्या है। सबसे पहले जानते हैं मेटल की जो क्वालिटी होती है, हम जिसे बोल सकते हैं कि मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि कहीं पर, अब तो स्कूल्स में ऐसा नहीं होता, स्कूल में अब तो इलेक्ट्रिकल वैल्यूज होती है, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो उस टाइम पर एक हमारे जो चौकीदार भैया थे वो आते थे और ऐसे करके राउंड से, देखिए सामने आपको दिख रहा होगा आपके इस डायग्राम में, कि ये इस तरीके से ना ऐसे करके एक बेल होती थी जो पीतल की होती थी और उसमें वो क्या करते थे, ऐसे हथौड़ा टाइप का लकड़ी का होता था और टन 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 मारते थे। यानी हम लोग दूर दूर, अपने क्लास में, स्कूल काफी बड़ा था हमारा, तो दूर दूर भी होंगे तो वो जो मेटल थी ना उसकी बहुत दूर तक आवाज आती थी। ठीक है, हमने अपनी मम्मी को घर में जो है वो पायल पहने हुए देखा है, चांदी पहने हुए देखा है, जो बड़ी चमकती हुई हमें दिखाई देती थी। हमने मम्मी को गोल्ड की रिंग पहने हुए देखा है जिसका एक अलग ही चमक होती थी। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करेंगे कि कौन सी चीजें मेटल्स हैं और कौन सी चीजें नॉन मेटल्स हैं। तो हमारे चैप्टर को बहुत ध्यान से हमें सीखना है, क्योंकि यही चैप्टर आगे जाके बहुत सारी और चीजों को क्या करेगा, समझाएगा, बताएगा और वही चीजें आगे जाके हमें हेल्प करेंगी। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को बहुत ध्यान से सीख। तो बच्चा लोग, हमारी जो मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है ना, उससे हम समझेंगे, हमें पूरा मालूम पड़ जाएगा। जब किसी के पास प्रूफ होता है ना तो मालूम पड़ जाता है हाँ भैया ये सही बोल रहा है। तो वैसे ही हम मेटल्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज में क्या आता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन वो बातें जो है ना, उन बातों को प्रूफ करने के लिए हमने उसको एक अच्छी सी लैंग्वेज में और अच्छी तरीके से समझाना है। तो हम समझेंगे ध्यान से कि जो मेटल्स होते हैं ना उनके अंदर मेटेलिक लस्टर होता है। ठीक है, अब कहीं लस्टर भी बोलते हैं, लस्टर मैं यहाँ बोल रही हूँ तो वो प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। तो मेटेलिक लस्टर का मतलब होता है कि इफ यू पिक द गोल्ड, इफ यू पिक चांदी या पीतल या तांबा, ये जो ऐसे मेटल होते हैं, अगर आप उन्हें देखोगे ना, हर एक मेटल की एक अलग पॉलिशिंग होती है, यानी एक चमक होती है उसके अंदर। अगर आप एल्यूमिनियम या स्टील को देखते हो या कैसे भी ऐसे देखते हो, उनकी एक अलग चमक दिखेगी आपको। अगर आप गोल्ड को देखोगे तो वो एकदम आपको बिल्कुल कैसा गोल्ड दिखता है, येलो येलो गोल्ड दिखेगा। अगर आप सिल्वर को देखते हो, दूर से चमकती पायल देखी मम्मी की, या बहुत से लोग हाथ का कड़ा पहनते हैं तो वो देखा, तो वो आपको अलग से नजर आएगा। उसे कहते हैं आप ही क्या, मेटेलिक लस्टर, वो उनके अंदर एक क्वालिटी होती है। दूसरा होता है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन शीट्स। हम मेटल्स की थिन शीट्स बना सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि गांव में झोपड़ियां बनती हैं, उनके ऊपर जो खपरेल डलती है, जो ऊपर से ऐसे करके टीला डलता है, वो किसका डलता है, शीट किसकी होती है, एल्यूमिनियम शीट्स होती है ना, इस तरीके से ये होती है। लेकिन बेस्ट जो ये काम करता है ना वो गोल्ड करता है। गोल्ड करता है मतलब मेलेबिलिटी सबसे ज्यादा जो होती है वो गोल्ड के अंदर होती है, क्योंकि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है ना वो एकदम प्योर गोल्ड होता है। ये क्या होता है, 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो प्योर होता है और उसकी लंबी लंबी जो है आप अपनी शीट्स बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलेबिलिटी, यानी अब मेटल कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स कॉल्ड मैलेबिलिटी।
अब ये तो बन गई मेलेबिलिटी, ठीक है। अब वैसे ही हमारे जो मेटल्स होते हैं हम उनके थिन वायर्स बनाते हैं। वायर माने अगर आप कॉपर का वायर देखोगे, एल्यूमिनियम कितना पतले से पतला और मोटे से मोटा बन जाता है। ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है डक्टिलिटी, यानी एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर्स, यानी पतले पतले वायर्स की जो एबिलिटी होती है वो केवल मेटल्स की ही होती है, जो क्या बनाते हैं, पतले पतले वायर्स बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। याद रखिएगा एंड ऑलवेज बी रिमेंबर, आपके क्लास में आपके एग्जाम में मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों की क्वालिटी किसके अंदर आती है, मेटल्स के अंदर आती है। और हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछे, तो ऑलवेज बी रिमेंबर कि डक्टिलिटी का मतलब होता है थिन थिन वायर बनना और मेलेबिलिटी मींस होता है मेलेबिलिटी यानी थिन शीट्स बनना। चलिए नेक्स्ट है कि जो मेटल्स होता है ना, अगर हमें टेस्ट करें, टेस्ट क्या करें, फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, आपके घर में कढ़ाई होगी जिसमें मम्मी जो है वो सब्जी बनाती होंगी, दाल बनाती होंगी, कड़ी बनाती होंगी, वट एवर लाइक, ठीक है। पोहा भी इसमें बनता है, चाउमीन भी इसमें, बहुत सारी चीजें बनती है। तो वो किसकी होती है? स्पेशली आजकल हम मिट्टी का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम अगर जनरली घर में देखें, मैं मिट्टी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर हम जनरली घर में देखें तो आयरन की होती है, कास्ट आयरन की होती है, या फिर आपके नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं। लेकिन होता क्या सब चीजें मेटल होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेटल को जब आप गैस पर रखते हो तो नीचे से गर्म होना शुरू होता है, जहां पर फ्लेम आ रही है और ऊपर तक गर्म होता चला जाता है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ जो हीट होता है वो मेटल होता है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है वो कौन है? तो याद रखिएगा जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है सारे मेटल्स में वो है आपका सिल्वर, जिसको मैं एजी से शो कर रही हूं। दूसरा है कॉपर, ये याद रखिएगा बेस्ट कंडक्टर ऑफ ही। वैसे तो सारे ही सारे जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर है, लेकिन जो बेस्ट टू बेस्ट आता है वो आपका सिल्वर और कॉपर है। और पुअर कंडक्टर यानी जो बहुत ही ज्यादा, जिसके अंदर कंडक्टिविटी बहुत लेस होगी, भी गर्म करते जा रहे हैं, वो धीरे 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 करेगा, तो वो किस किस का होता है? सोच के बताइए, लेड और मर्क्यूरी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी इसकी जो कंडक्टिविटी होती है हीट को, यानी अगर हम लेड का कोई बर्तन ले ले और उसे हम गर्म कर रहे हैं, तो जो आपका ये वाला बर्तन जो है, या आपका आयरन या आपका एल्यूमिनियम जो है, वो अगर आपका हाफ एन आवर में 15 मिनट्स में गर्म हो रहा है तो हो सकता है इसको 2 आवर्स लग जाए, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक बहुत अच्छी बात आई। एक चीज और आती है, एक प्रॉपर्टी बहुत आती है जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, और वो प्रॉपर्टी थी कि जब हमारे पियोन, हमारे जो चौकीदार चपरासी जो भी होते हैं, वो बेल बजाते हैं और वो बेल हमें दूर तक सुनाई देती है, तो वो भी मेटल है। उन्होंने किससे बजाया? डंडे से ऐसे बजाया, वो दूर तक आवाज जो आ रही है, क्योंकि स्कूल बहुत बड़ा है, दूर दूर तक आवाज आ रही है, वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको सोनरस कहते हैं। यानी एक मेटल जो यहाँ बज रहा है उसकी आवाज दूर तक जाती है, तो उसको हम सोनरस प्रॉपर्टी कहते हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है मेटल्स के अंदर, और मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है ना, हम उसको बहुत ध्यान ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ध्यान ध्यान से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जो हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा, मेटल के अंदर मेटेलिक लस्टर होता है, मेटल के अंदर मेलेबिलिटी होती है, मेटल्स के ही अंदर डक्टिलिटी होती है, मेटल्स ही जो होते हैं वो गुड कंडक्ट ऑफ हीट होते हैं। और आगे जाके हमने और भी एक चीज पढ़ी थी, सोनरस, यानी यहां मेटल मैंने बजाया और जो साउंड गई वो दूर तक गई, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोनरस, राइट। इसको सोनोरस भी कह सकते हैं, इसको सोनरस भी कहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट आता है वो क्या आता है? वो आते हैं नॉन मेटल्स, यानी जब एक भाई है तो दूसरी बहन है, मेटल्स है नॉन मेटल्स है, और जो भी चीजें मेटल्स के अंदर है वो चीजें नॉन मेटल्स से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज बी देयर, एक्सेप्शंस हमेशा, अपवाद हर जगह मौजूद है। पहले तो हम नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, फिर हम उसके बारे में कुछ जो एक फैक्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंट वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सारी की सारी चीजों को हम क्या करेंगे कि एमसीक्यू में, मेरे हर एक पॉइंट को एक एमसीक्यू में, और आप अपनी एक कॉपी बनाइए जिसमें आपके सारे एमसीक्यू पॉइंट्स होंगे, हर एक चीज होगी, तो आप उसको सबको ध्यान से रखेंगे। तो मेटल्स के मैंने जो पॉइंट बताए थे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं नॉन मेटल्स के। अब नॉन मेटल क्या करता है, जैसे आपके कुछ एग्जाम्पल्स है नॉन मेटल्स के, आपका कार्बन हो गया, जैसे यहाँ है आपका कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यानी ये नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स, नॉन का मतलब नहीं, मेटल्स माने मेटल्स, यानी जो मेटल्स नहीं है या मेटल की प्रॉपर्टी से जो डिफरेंट आ जाते हैं वो नॉन मेटल्स हो गए। अब इसमें क्या होता है कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये गैसेस भी हो सकती हैं, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, और कई बार क्या होता है कि जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ये भी नॉन मेटल में आया, ये चीज हमने पढ़ ली। अब जब हमने ये पढ़ा तो हमें बहुत सारी चीज, साइंटिस्ट हैं,
अब भैया जब खाली खोपड़ी होती है तो कहीं नहीं घूमती है, लेकिन जो बुद्धि में कुछ होता है तो वो एक है ना कि आपका ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस निकल निकल के आती रहती है। तब इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि ये ठीक है, दीज आर द नॉन मेटल, ये सारे के सारे नॉन मेटल है। और आपने ये भी बोल दिया कि ब्रोमीन इज अ लिक्विड, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, नॉन मेटल है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो एक दूसरा साइंटिस्ट बोला तो भाई एक बात बता कि जो तुम्हारा मर्क्यूरी है वो तो मेटल है, वो लिक्विड क्यों है रूम टेम्परेचर पर? तो आ गई ना कि हर एक मेटल ऐसा नहीं है कि वो मेटल की सारी क्वालिटीज को रखता है, फॉलो करता है, या नॉन मेटल ऐसे नहीं है कि जो मेटल्स की क्वालिटीज को नहीं रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कहा तू आयोडीन को देख, अगर तू आयोडीन की बात करता है, आयोडीन में भी लस्ट्रस है, यानी लस्टर जिसे हम बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया लस्टर क्या होता है, जो चमक देता है, यानी जो आपकी शाइनिंग होती है, वो आयोडीन में क्यों है। ठीक है, पहला पॉइंट निकल गया कि ब्रोमीन मेटल है, और ब्रोमीन जो है अगर वो ये नॉन मेटल दिखा रहा है तो मर्क्यूरी भी तो मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। ये चीज आ गई। दूसरा बड़ा केस आ गया। अब दूसरा केस क्या था, सोचो क्या केस हो सकता है, कितनी सारी चीजें थी। अब दूसरे केस में ये आ जाता है कि जैसे माना ये आयोडीन आपका लस्टर हो गया, उसके बाद आता है कार्बन। कार्बन क्या है, नॉन मेटल्स है। वेरी गुड, तुमने सही बोला कि कार्बन नॉन मेटल्स है। मैं आपकी इस बात को अग्री करता हूं कि ये नॉन मेटल्स के सारे जो कैरेक्टर होंगे वो किसकी तरह होंगे, नॉन मेटल वाले। लेकिन कार्बन के जो फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, कार्बन भी तो अपने फॉर्म्स में रहता है, जिसको हम डायमंड कहते हैं, और दूसरा ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डायमंड की, तो क्या डायमंड के अंदर लस्ट्रसनेस नहीं होती या लस्टर नहीं होता, दूर तक चमकता है डायमंड, है तो नॉन मेटल, इसके कैरेक्टर क्यों मेटल की तरह आ गए। या फिर अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट जो है वो तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बेस्ट कंडक्टर है, तो ये है तो नॉन मेटल, तो कैसे ये मेटल हो गया। तो ये सारी बातें होने लगी। ठीक है, तो उसके बाद बात ये निकली, एंड का जो कंक्लूजन निकला ये निकला कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन हो सकते हैं, कि कुछ एक्सेप्शन मेटल्स में हो और कुछ एक्सेप्शंस नॉन मेटल्स में हो। आगे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज का मतलब अगर कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, अगर कोई मेटल इससे रिएक्ट करता है, अगर कोई मेटल उससे रिएक्ट करता है, तो फिर हमारी क्या क्या चीजें बनती हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारे सब समझ में आ रहा है। हम बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से कर रहे हैं, और बहुत ध्यान से आगे भी करेंगे। और बच्चा लोग याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। इसके अलावा बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना, एक क्वेश्चन जो यहाँ था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द एलिमेंट या नेम द मेटल विच इज याद रखिएगा, नेम द मेटल विच इज लिक्विड इन द रूम टेम्परेचर, इट्स मर्क्यूरी। नेम द नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन द रूम टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड ब्रोमीन। ये जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक एक क्वेश्चन बताऊंगी, एक एक क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी, और एक एक क्वेश्चन को लिख लिख के 10 बार बोलूंगी कि यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू लर्न। तो अभी हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। पहले पढ़ेंगे मेटल की प्रॉपर्टीज, फिर पढ़ेंगे नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, यानी हमारी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज की ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। अब हमने दोनों को देख ना, एक्सेप्शन तो है। अब बात करते हैं केमिकली उसकी कैसे रिएक्ट करती हैं चीजें, तो देखिए। उसके बाद हमारी बात आती है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल केमिकली कैसे रिएक्ट करता है चीजों को लेकर, यानी हमने मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, किसमें कुछ था किसी में कुछ था, और दोनों में एक्सेप्शन भी थे। आई एम सॉरी। अब हमारी बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है, उस केस में हम क्या करते हैं कि जो मेटल होता है वो बर्न्स करता है इन एयर में। जब मेटल को ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। ये बात हमारी ठीक हो गई। पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि हर एक मेटल ऑक्सीजन के साथ एक साथ रिएक्शन या एक जैसी रिएक्शन नहीं देगा। जैसे देखो बेटा, एक बात ये समझो कि इस दुनिया में हर तरीके के अलग अलग रोग हैं, अलग अलग लोग हैं। ठीक है, मैं किसी आप में से किसी एक बच्चे को एक थप्पड़ मारूं, तो हो सकता है दूसरा एक बच्चा आए और वो मेरे को बोले आपने क्यों मारा, आपकी क्यों हिम्मत है। दूसरा बच्चा है वो मुझसे ऐसे बोले मैम आपने मुझे क्यों मारा। थर्ड बच्चा है, हो सकता है वो मेरे ही लगा दे। तो हर एक इंसान अलग अलग है, हर किसी के रिएक्शन को वापस करने का तरीका अलग है। वैसे ही जितने भी मेटल्स हैं उन सब की रिएक्शन हमेशा सेम हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक की अपनी खुद की क्वालिटीज हैं, खुद प्रॉपर्टीज हैं। तो यहां पर मैं बता रही हूं कि जैसे ही मैंने कॉपर को ऑक्सीजन में बर्न किया, उसने हमें कॉपर ऑक्साइड दे दिया 2CuO।
ठीक है। ऐसी एल्यूमिनियम भैया थे, इनको ऑक्सीजन में बर्न किया गया तो इन्होंने क्या दिया, ऑक्सीजन भैया और मस्त थे, देखा था 2Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे हम एल्यूमिना भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक है कि अगर आप ऑक्सीजन के यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन के देखेंगे 3 का ये 3 यहाँ पर है, ओ है 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ 3O2 कर देंगे। ठीक है, अब बैलेंस हुई इक्वेशन कि यहाँ पर 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 हमारे, क्योंकि केमिकली जब हमने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था, व्हेन यू राइट द केमिकल रिएक्शन इट शुड वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू केमिकली बैलेंस टू। ठीक है, अब ये तो हमारी बात हुई कि कॉपर ऑक्साइड कैसे करेगा, ये कैसे करेगा। अभी बहुत सारे ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन करते ही हैं, और उनके जो ऑक्साइड होते हैं, यानी जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है और ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अब मैं इस कॉपर ऑक्साइड को या इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर HCl से रिएक्शन कराओ यानी एसिड से रिएक्शन कराओ, तब ये क्या मुझे देंगे। मैं इनकी बेस से रिएक्शन कराऊं तब ये क्या देंगे। हो सकता है कि कुछ के ऑक्साइड एसिडिक कंडीशन में या एसिड के साथ जो है वो रिएक्शन दे ही ना, और हो सकता है कि कुछ ऐसे हो कि जो एसिड के साथ भी रिएक्शन दे और बेस के साथ भी रिएक्शन दे, क्योंकि याद रखना जो ये मेटेलिक ऑक्साइड होता है ना, ये बेसिक नेचर का होता है, थोड़ा सा इसकी नेचर ऐसी होती है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कौन सा मेटल ऑक्साइड कैसे रिएक्शन देता है एसिड के साथ। यहां तक हमारी कहानी पूरी हो गई। अब इसकी आगे कहानी देखते हैं। अब बात आती है हमारे, जो हमने अभी तक पढ़ा था, जो मेटल ऑक्साइड हमारे बने, तो वो जो मेटल ऑक्साइड्स बने थे अब उनकी रिएक्शन में एसिड या बेसिस से कराते हैं, तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि जो मेटल ऑक्साइड है ना वो बेसिक इन नेचर के होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो जब बेसिक इन नेचर होते हैं तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस मेरे, जिंक का एक्सेप्शन है या एल्यूमिनियम का एक्सेप्शन है। ये क्या करते हैं कि ये दोनों ही बिहेवियर शो करते हैं, यानी एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे, ऐसे नेचर को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसे बिहेवियर जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है और जिंक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर को शो करता है। ऐसे नेचर को हम कहते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर आता है एग्जाम में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट कैसे आएगा जानते हैं आप? ये पॉइंट आएगा कि विच ऑक्साइड शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर, और ब्रीफ नोट ऑन एम्फोटेरिक। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? अब यहाँ देखिए, एल्यूमिना ने जब एसिड से रिएक्शन करी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जब इसने HCl से रिएक्शन करी तो इसने क्या बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और H2O अलग बना। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि जैसे ही आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड था जो हमने ऊपर लिया था, उसने फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन करी और बनाया यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट और H2 अलग, यानी ये दोनों ही चीज एक तौर से सॉल्टी हो गए, सॉल्ट प्लस वाटर बनाया, तो ये इनका बिहेवियर दोनों में ही सेम आया, यानी दोनों के साथ ही उन्होंने अपने एसिडिक शो को भी, अपने एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर दोनों को शो किया। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे ही काम करता है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। ठीक है, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, आपको एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच मेटल ऑक्साइड शो एम्फोटेरिक इन नेचर, या डिफाइन या ब्रीफ नोट ऑन एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड गिव एन एग्जांपल। तो आप एल्यूमिनियम का एग्जांपल दे सकते हैं, इट्स इजी एग्जांपल। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ये हमने इतना पढ़ा। इसके बाद हमारी कहानी आगे आती है। आगे जो हम कहानी पढ़ेंगे वो और भी मजे की होगी। मेटल ऑक्साइड हो या मेटल्स हो, आप याद रखिएगा जो मेटल्स होते हैं उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी हर एक मेटल, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताया था ना कि अगर मैंने किसी को डांटा या मारा तो वो कैसे कैसे रिएक्शन करके लाएंगे, वो डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी मुझे अपोज करने की। ठीक है, वैसे यहाँ रिएक्टिविटी होगी, हर एक मेटल कैसे शो कर रहा है बिहेवियर उसकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे। ठीक है, तो आगे देखिए। तो अब हमारी बात आ जाती है किस चीज की? अब हमारी बात आती है कि बहुत सारे ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड जो होता है दे आर नेवर डिजॉल्व इन वाटर, यानी जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, या ये हम कहें कि वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते। पर अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं सोडियम और पोटेशियम जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इनके जो ऑक्साइड होते हैं
ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड ये बन गए दोनों के। तो हमारे साथ हमारे कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करते और कुछ ऐसे होते हैं जो कि रिएक्ट कर कर एल्कली बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, एक्वस हम बोलते हैं, ये एल्कली बनाते हैं यानी वाटर में डिसॉल्व होने के बाद। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि हर एक मेटल जो होता है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से रिएक्ट कैसे करता है कि अगर हम एक एक्टिविटी सीरीज, जैसे हम हाइड्रोजन एक्टिव सीरीज कहते हैं, अगर उसमें पोटेशियम और सोडियम देखोगे सबसे ऊपर रहते हैं सीरीज में, अगर उन मेटल्स को आप देखोगे तो वो हाईली रिएक्टिव होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। वो इतनी तेज रिएक्ट होते हैं कि जैसे ही कोई भी, माना अगर उनको आपने खुला छोड़ दिया, ओपन एयर में रख दिया, तो एकदम आग पकड़ लेते हैं। इसलिए हमेशा ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई वी हैव टू ऑलवेज बी इमर्स्ड द सोडियम इनटू द केरोसिन ऑयल। हम केरोसिन ऑयल में उसको डिप करके क्यों रखते हैं, ताकि वो इतनी जल्दी रिएक्ट ना करे। ठीक है, अब कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बीच के होते हैं यानी मीडियम, मिडिल के, यानी सबसे ऊपर हमारे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसके मीडियम मिडिल वाले आते हैं, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया या आयरन हो गया। ऐसे जो होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो एक थिन फिल्म बना लेते हैं चारों तरफ, और ये थिन फिल्म जो होती है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो उनको दोबारा ऑक्सीडेशन यानी दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देती है। ऐसे ही एक प्रोसेस को आज हम पढ़ेंगे, एनोडाइजिंग। ठीक है, अब एनोडाइजिंग क्या होती है, ये सबसे पहले ऐसे नेम से इंडिकेट होता है, मैं लिख कर दिखाऊंगी और समझाऊंगी। अब ये प्रोसेस पढ़ेंगे आप, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या होता है, स्पेशली ये एक तरीके की प्रोटेक्टिव कवरिंग टाइप की हो गई, जिसमें एनोड में आप एल्यूमिनियम की स्पेशली यूज की जाती है। एनोड में आपने एल्यूमिनियम रखा, ऑक्सीजन गैस निकलती है, एक थिन लेयर कवरिंग में बना देती है ताकि वो दोबारा से एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो दोबारा से इसको कोरोजन होने से या जंग लगने से बचाती है। ठीक है, इसको और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लासेस में, आगे आने वाले चैप्टर्स में, लेकिन यहाँ पर जितना भी हम पढ़ेंगे एनोडाइजिंग को, ये एक तौर से एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होती है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ना एक थिन एक लेयर बना देती है, किसकी एक कवरिंग होती है कि इसके ऊपर दोबारा से कोरोड ना हो, आपका एल्यूमिनियम सेफ रहे। ठीक है, हमने बात करी थी अभी सोडियम की, हमने बात करी थी जब आपके पोटेशियम की कि इतना विग्रेसली रिएक्ट करते हैं कि जैसे ही आप ऑक्सीजन के साथ देखेंगे तो एकदम रिएक्ट कर देते हैं। वैसे ही अगर आप उसके नीचे के मीडियम आप देखें, एल्यूमिनियम को देखें, मैग्नीशियम को देखें या आयरन को देखें, वो इतना विग्रेसली अटैक नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू सोडियम और पोटेशियम। ये बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। आपको मालूम है सोडियम बहुत सॉफ्ट भी होता है, उसको इजीली आप कट भी कर लेते हो अपने नाइफ से, और हमेशा इमर्स्ड करके रखते हो, डिप करके रखते हो किसमें, केरोसिन ऑयल में, बिकॉज ऑफ देयर रीडली ऑक्सीडेशन, यानी बहुत फटाफट 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 क्या करता है, विग्रेसली रिएक्ट करता, आग पकड़ लेता है। ठीक है, अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी रिएक्टिविटी, अब आगे आएगा कि अगर हमारे जो मेटल्स होते हैं जो वो वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, रिएक्ट करेंगे, तो सबका एक एक बिहेवियर रहता है। माना सोडियम में फटाफट कैसे रिएक्ट करेगा, पोटेशियम में वो किस रेट से रिएक्ट करेगा, या फिर आगे आने वाले हमारे मीडियम या लोअर अगर हम बात करते हैं, ये एक हाइड्रोजन एक्टिव सीरीज हमारी आएगी, भी आप जो आगे आके पढ़ेंगे। इस हाइड्रोजन एक्टिव सीरीज में जितने भी ऊपर के रिएक्टिव एक्टिव एलिमेंट है वो अपने से नीचे वालों को हमेशा क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे के जो चार रहते हैं, याद रखिएगा, ये चार जो हमारे मेटल्स रहते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, और अपने से ऊपर वालों को कभी भी रिएक्टिव नहीं करते। नीचे आपका Cu, Hg, Ag और Au यानी कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड आता है। गोल्ड इज अ वेरी नॉन रिएक्टिव, बहुत जल्दी जो गोल्ड होता है वो रिएक्टिव नहीं करता, इसीलिए हाइड्रोजन एक्टिव सीरीज में सबसे नीचे आपका गोल्ड को रखा गया कि गोल्ड किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, बल्कि गोल्ड को सब डिस्प्लेस कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ ना आपको एग्जाम्पल बताती जा रही हूँ, कभी भी आपके चांदी के गहनों को या चांदी की ज्वेलरी को सोने के साथ क्यों नहीं रखना चाहिए, तो सोने का जो रिएक्टिविटी होती है वो बेचारा लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन जो हमारी सिल्वर उसमें रखी जाती है या लोहे के साथ रखा जाए तो वो धीरे धीरे क्या करती है, डिस्प्लेस करना शुरू कर देती है। किसको, गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड बहुत ही लेस्ट और लीस्ट रिएक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमने ध्यान, अभी आगे जाके हम हाइड्रोजन एक्टिव सीरीज के बारे में और भी पढ़ेंगे,
लेकिन अभी बस इतना समझाया है कि ये जो हाइड्रोजन एक्टिव सीरीज है इसमें हर एक ऊपर वाला माना सोडियम, उसके बाद आपका पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, जो भी इसमें सीरीज में आता है हर एक ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करता चले जाता है। ठीक है, और आगे देखिए। चलिए, तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, यानी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब कैसे करता है। तो क्या होता है जब हमारा मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो याद रखिएगा जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है और उसके साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होती है रिलीज हो जाती है। फिर ध्यान रखिए, जब भी मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो बनाता है मेटल ऑक्साइड और हमारा जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हो जाती है। इसी के एवज में अगर हम मेटल ऑक्साइड को देखें, यानी इसको हम दोबारा वाटर के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। अब मेटल हाइड्रोक्साइड तो बन गया, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारी एक सीरीज होती है जिसमें जो एलिमेंट जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है वो इजीली वाटर से, ठंडे पानी से कर लेता है। जो उससे थोड़ा नीचे आते हैं वो मीडियम पानी से यानी हल्के बॉइल पानी से करते हैं, उनको हल्का गुनगुना पानी की जरूरत होती है क्योंकि वो इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। और जो नीचे एक्टिविटी सीरीज में जो लेस रिएक्टिव है वो बहुत विग्रसली वेपर के साथ, या हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर से रिएक्ट करते हैं या हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन एक्टिव सीरीज में जो इसके आगे वाला ही जस्ट थोड़ी देर की है दूरी और उससे हाइड्रोजन हमारी सीरीज से मिलना है जरूरी, तो उस सीरीज के अकॉर्डिंग सोडियम और पोटेशियम इतने हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कि ये आराम से ठंडे पानी यानी कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं विग्रसली। जब हमने पोटेशियम के रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो फटाफट हाइड्रोक्साइड बनता है और ये जो हमारी हाइड्रोजन है वो बाहर निकलती है, साथ में हीट एनर्जी भी बाहर निकलती है। यानी ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, क्योंकि काफी एक्टिव मेटल है भाई। सोडियम भी हमारा ऐसा ही है कि फटाफट रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्साइड सेम बनाएगा, उसके साथ भी हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। याद रखिएगा हम कैसे अंदाज लगाते हैं कि हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, जिस भी आपके बीकर में या कहीं पर भी आप रिएक्शन कर रहे हैं बाहर से अगर आप छू के देखेंगे जहां वो रिएक्शन हो रही है, अगर वो यूटेंसिल यानी वो बर्तन अगर बाहर से छूने पर या आपकी टेस्ट ट्यूब या आपकी फनल जिसमें भी आप टेस्ट कर रहे हैं रिएक्शन, अगर वो बाहर से आपको लगती है गर्म तो उसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी एनर्जी जो है वो बाहर को निकल रही है। क्योंकि हाइड्रोजन में स्पेशली एक्टिव सीरीज में जो आपका पोटेशियम और सोडियम है बहुत रिएक्टिव है। तो बच्चा लोग एक चीज का ध्यान रखना, अभी जब हम पढ़ते जा रहे हैं हर एक चीज को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। मैंने आपको पहला एग्जाम्पल बताया था कि बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई सोडियम पुट और इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल, बिकॉज इट्स नेचर, यानी इट्स अ हाईली एक्टिव नेचर। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे पूछेंगे कि ये वाला जो है आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट वाटर विद द कोल्ड वाटर से करते हैं, कैल्शियम थोड़ा गर्म पानी लेता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर लेता है, और आयरन की बात करें तो आयरन वाटर वेपर लेता है। तो रीजन क्यों होता है, तो दैट इज ओनली द हाईली रिएक्टिव नेचर ऑफ द मेटल, क्योंकि हर एक मेटल की अपनी एक क्वालिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, वो उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, मेटल्स की हमने बात करी कैसे कैसे मेटल अपनी रिएक्टिविटी को शो करते हैं। इसके बाद बात आती है कि मैग्नीशियम जो होता है वो सिंपल हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। कैल्शियम भी ऐसा ही है भाई कि वो एकदम से नहीं कर सकता। हमारी पोटेशियम और हमारे सोडियम तो इतने हाईली रिएक्टिव थे, ठंडा पानी दो, कैसा पानी दो, फ्रिज का जमा पानी दो, कर लेंगे। लेकिन अब जो हमारे मेटल्स आते हैं जो भैया ना ठंडा पानी, ना गर्म पानी, ना हॉट वाटर, और किसी तरीके के वाटर नहीं चाहिए, उनको स्टीम चाहिए, यानी हाईली पानी ऐसा होना चाहिए जब वो अपने एकदम कौन सी स्टेज में हो, वेपर स्टेज में हो। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके क्लास में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन होता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन रिएक्ट विद द वेपर्स,
ठीक है। और ये पूछ सकते हैं कि विच मेटल रिएक्ट विद द वाटर वेपर्स ओनली, दैट इज योर एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। आयरन के बारे में तो बहुत ज्यादा पूछते हैं, यहाँ पर मैं तो एग्जाम्पल बता रही हूँ कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है कि जो आपका एल्यूमिनियम होता है और क्वालिटी होती है जिंक की, एल्यूमिनियम की एंड आयरन की, कि वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी जब पानी बॉयल होने की उस स्टेज पर हो, जब उसमें से वेपर्स निकल रही हो, उस एक ध्यान रखिए, वेपर्स निकल रही है, हाईली रिएक्टिव कहते हैं, जब उसमें लेटेंट हीट ऑफ जो है बहुत ज्यादा हो, तब जाके आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करते हैं, एकदम टर्म ऊपर वाले कंडीशंस पे हो, हाईली वेपर यानी हाईली ज्यादा, एकदम ऐसा पानी इतना ज्यादा बॉयल हो, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा, तब रिएक्ट करते हैं। जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है वाटर से तो वो बनाता है आपका एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हमारा ये जो H2 है वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। ऐसे ही सेम व्हाट हैपेंस व्हेन, जब ये आयरन होता है वो भी वाटर वेपर से रिएक्ट करता है, स्टीम से रिएक्ट करता है। क्वेश्चन पूछते हैं, फिर सुनिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन रिएक्ट विद द स्टीम, और ये पूछ सकते हैं विच मेटल इज रीडली रिएक्ट विद द स्टीम, दैट इज योर एल्यूमिनियम, योर आयरन और जिंक। तो जैसे ही आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इसी दिस इज नॉट द वाटर, इट्स अ स्टीम, वाटर वेपर, तो बनाता है फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, और यहाँ पर बिल्कुल सेम हाइड्रोजन गैस एनर्जी के फॉर्म में और गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो याद रखिएगा, हर कोई मेटल की अपनी अपनी एक रिएक्टिविटी होती है टू सच अ नाइस थिंग, जो क्या करती है, जो मेटल को दूसरे वाले वाटर से या ऑक्सीजन से उसके रिएक्ट करने का एक प्रॉपर्टी बताती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं और क्या आगे होने वाला है हमारे मेटल्स के साथ। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद द एसिड। अब इसमें एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। कैसे आती है कि जब हमारा मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, वो भी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट। आपको पता है डाइल्यूट क्या होता है? सब बच्चों को, मेरे बच्चे बहुत होशियार है, कहेंगे मैम तो बार बार क्या एसिड वैसिड के बारे में पूछ रही है मैम, क्या कॉन्सेंट्रेटेड क्या डाइल्यूट। लेकिन बेटा हर एक पॉइंट को हमें तो हर लेवल पे समझाना है ना। डाइल्यूट जिसमें बहुत ही ज्यादा सॉल्वेंट वाला पार्ट हो और सॉल्यूट तो सा हो, और जब हमारा बात आती है कॉन्सेंट्रेटेड, जब सॉल्यूट बहुत ज्यादा हो और सॉल्वेंट, जैसे मम्मी कभी सब्जी बनाती है ना, तो कैसे बनाती है, बहुत लिक्विड सब्जी आती है, बिल्कुल एकदम पानी पानी सी, वो होता है डाइल्यूट। और जब मम्मी सब्जी बनाती है एकदम गाढ़ी गाढ़ी सब्जी बनती है, यानी जिससे पानी बहुत कम हो, सूखी सब्जी, वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ पर बात करते हैं कि जब मेटल रिएक्ट करता है विद द डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, जब डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो होता क्या है कि मेटल ने जैसे ही डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा, ये सॉल्ट और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इसी के अपोजिट अगर आपका जो मेटल होता है, स्पेशली इन द केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, जब हमारा मेटल इसके साथ रिएक्ट करता है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट तो बनता है, इट इज नो डाउट, लेकिन जहां पर आपका H2 बन रहा है, ये HNO3 की एक पावर होती है, ये एक खतरनाक वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, ऑक्सीजन यानी ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिला देता है कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन को तू पकड़। तो जैसे ही इसने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पकड़ा दी, इसने कहा ठीक है भैया मैं तो वाटर बना लूंगा। तो यहाँ का केस जो होता है वो अलग चले जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद एनी मेटल, तो आप कहेंगे सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि HNO3 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन नहीं बनने देता, बल्कि हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, भाई ऑक्सीजन को तू पकड़ और मैं जो हूँ तेरे को ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, यानी उसको ऑक्सीजन पकड़ा दी, उसको हाइड्रोजन से वाटर बना दिया, यानी उसको ऑक्सीजन लेने को बोला कि तू पकड़, यहाँ पर तू हाइड्रोजन अकेला नहीं रहेगा, तेरे साथ ऑक्सीजन भी जाएगी। तो यहाँ पर तो ये कहानी होती है, ये आपकी चीजें आ जाती हैं कि कैसे आप कैसे कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हर चीज की रिएक्टिविटी
जो एसिड के साथ है वो अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, अगर एक हाइड्रोजन एक्टिव सीरीज को भी मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, उसमें जो भी मेटल ऊपर ऊपर थे वो हाईली रिएक्टिव होते जो एसिड से रिएक्ट करेंगे, और जैसे से आप नीचे आते चले जाते हैं उनकी जो पावर होती है, सपोज यहाँ पर अगर सोडियम है, यहाँ पर पोटेशियम है, यहाँ पर कैल्शियम है, यहाँ मैग्नीशियम है, तो एसिड को इसकी सबसे ज्यादा होगी पावर, फिर इसकी आएगी, इसकी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, यानी नीचे नीचे आते तक इनकी पावर और इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। क्योंकि हमेशा हर एक मेटल जो होता है वो एक जैसी रिएक्शन एसिड या ऑक्सीजन या किसी के साथ भी दे वो पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एक्टिव सीरीज की, द रिएक्टिविटी सीरीज, या हम इसे कहते हैं हाइड्रोजन एक्टिव सीरीज। ठीक है, क्या होती है ये हाइड्रोजन एक्टिव सीरीज? अकॉर्डिंग टू दिस हाइड्रोजन एक्टिव सीरीज, ये बीच में आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, इसके ऊपर जितने भी हैं वो काफी स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव मेटल्स हैं और जितने नीचे हैं वो कम है। तो ये जो आपका पोटेशियम है, इसकी क्वालिटी है कि पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी आपको मेटल्स दिख रहे हैं वो आपस में नीचे वालों को तो कर सकते हैं पर अपने से ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। यही हाइड्रोजन एक्टिविटी सीरीज कहती है। जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, सपोज कि मेरे पास दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, एक है मेटल ए प्लस मेटल बी। जब हमने रिएक्शन कराई, हमने क्या देखा कि मेटल ए जो है वो हाईली रिएक्टिव है और बी कम रिएक्टिव है। तो ये मेटल इसको क्या करता है, दूर फेंक देगा। तो ये बन जाएगा मेटल बी के साथ, यानी यहाँ पर ये आ गया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। ये बेचारा भाई मेरे को रख ले अपने पास, तो ये आ गया दूसरे के पास। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, हाईली रिएक्टिव फटाफट दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर देता है अपनी जगह से। तो इसका मतलब है कि पोटेशियम क्या है, सोडियम को तो डिस्प्लेस कर सकता है पर सोडियम के अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि वो पोटेशियम को कर दे। सोडियम इजीली कैल्शियम को कर सकता है, मैग्नीशियम कर सकता है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन सबको कर सकता है। पर अगर हम लेड को कहें, आयरन को, जिंक को कहें, वो सोडियम और पोटेशियम को नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा, हमेशा नीचे वाले लेस रिएक्टिव होते हैं, वो अपने से ऊपर वालों को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ये तो आपकी हाइड्रोजन एक्टिव सीरीज आ गई। अब आता है हमारा कि कैसे हमारे कंपाउंड्स बनते हैं और कैसे फॉर्मेशन। चलिए, तो हम पढ़ेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। हमें पता है कि सबसे बड़ी बात है, 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है हमने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा है कि कोई भी एटम्स जो होगा वो क्या करेगा किसी भी मेटल्स में, या अगर हम एक सोडियम को लें तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट वाले जो आपका शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे तो इजीली इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। और वैसे ही क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन से, ये बेचारा किससे ले ले तो इसका 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सोडियम ने क्या कहा, भाई आओ तुम मेरे साथ एक कंपाउंड बनाओ, मैं एक तुम्हें दूंगा और तुम ले लेना। तो जिसने दिया, अब इसने अपना 1 दिया तो उस पर प्लस का 1 चार्ज आ गया, इसने 1 लिया तो इस पे माइनस, क्योंकि ये बेचारा तो रेडी हो गया, कर्जदार हो गया कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इनकी बॉन्डिंग ऐसे करके बन गई, यानी ये बन गया NaCl, एक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं, यानी इसने दिया और इसने ले लिया, दोनों के ऊपर एक के प्लस और एक के माइनस। इसने कोई शेयरिंग नहीं करी, इसने डोनेट करा, इसने पूरी तरीके से ले लिया कि अब तेरा कोई हक नहीं है, मेरा हो गया, तो बन गया आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ऐसे होती है बॉन्डिंग्स। अब आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो इतनी स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं कि अगर आप उनके बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो वो इतने स्ट्रांग है। किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट हाई कब होता है, माना मेरा ये दोनों, एक ये है Na, ये है Cl, वो टाइटली बॉन्डेड है, तो उनको बॉईल करके आप उनको ब्रेक जब करोगे तो इतना मॉलिक्यूलर फोर्स उनके बीच में लगा, तो उतना ही ज्यादा उनको फोर्स लगेगा तोड़ने के लिए, तो उससे उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये हमारी क्वालिटी हो गई। अब जब आयंस हैं तो आयंस जहां पर भी होंगे तो कंडक्ट ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही चीजें होंगी, वो इनकी क्वालिटी आ गई। ठीक है, आराम से बेचारे एक दे रहा है एक ले रहा है, तो आराम से क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं इसको, क्योंकि दिया है ना दोनों ने, आयनिक बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारी मेन चीज क्या आती है, सुनिए।
तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे ये मेटल्स थे उसकी कुछ आयनिक, जो हमारे आयनिक बॉन्ड इनके पीछे बना, बेचारे आयनिक बॉन्ड बना के बैठे हैं जो ये हमारे हैं NaCl। तो सबसे पहले इनके मैंने बताया कि इतने स्ट्रांगली आपस में बाइंडेड होते हैं, फोर्स इनके बीच में इतना ज्यादा, एक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए उतना ही ज्यादा आपको दम लगानी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हुए। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो आयंस हैं, वाटर में तो आराम से सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन इनसॉल्युबल थिंग्स लाइक कार्बन, टेट्राक्लोराइड, बेंजीन में ये सॉल्युबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लाइक सोल्यूट लाइक सॉल्वेंट, एक जैसा सॉल्यूट की तरह। अगर ये बेचारे आयनिक है तो वो भी आयनिक ही चाहिए। ठीक है, ये हमारी बात पूरी हो गई। दूसरी बात क्या होती है, सबसे अच्छी बात होती है कि दोस्त बन के रहते हैं और इनको तोड़ने के लिए बड़ा जद्दोजहद करनी पड़ती है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, उसके बाद सॉल्युबिलिटी मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है अकरेंस ऑफ मेटल्स। हमारे मेटल्स हमें कैसे मिलते हैं, हम आज मेटल को समझेंगे। ये सारी कहानी तो हमारी पूरी हो गई, लेकिन आखिर में हमें मेटल मिलते कहाँ से? कहते हैं ना, यहाँ पर इसकी खान है, वहां पर उसकी है, वहां पर उसकी है, तो ये है वो है, कैसे अकरेंस होता है मेटल्स का। उसके बाद हम उसमें स्टडी करेंगे जो मेटल हमें मिलता है उसमें इम्प्योरिटीज जो होती हैं उन्हें कैसे हटाते हैं। कि अगर मैं सपोज मैं कान में गोल्ड के पहन रही हूँ या सिल्वर के पहन रही हूँ, तो पहले तो मुझे ये पता चलना चाहिए ना ये आया कहाँ से, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, उसे दूर कैसे किया। उसके बाद थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये सब चीजें आई गई, इसको हमने इम्प्योरिटीज हटाई दी, उसके बाद हमारे जो ये जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो रिएक्ट भी तो कर सकते हैं, और रिएक्ट करेंगे किसी भी चीज से तो उसको अनरिएक्टिव कैसे बनाया, प्रोटेक्टिंग लेयर कैसे लगाई। ठीक है ना, तो इन चीजों की स्टडी करते हैं ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है फर्स्ट वन, अकरेंस ऑफ मेटल्स। जो हमारे मेटल्स हमें कैसे मिलते हैं, नेचुरली अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे ऐसे हमारे जो अर्थ क्रस्ट में ऐसे बहुत सारे आपके मिनरल्स होते हैं जिन मिनरल से आपको मेटल्स मिलता है। लेकिन याद रखिएगा कि मिनरल से मेटल मिल जाए जरूरी नहीं होता, क्योंकि जो अर्थ क्रस्ट में मिनरल है और मिनरल में जिसमें आपको मेटल मिलता है उसे ओर्स कहते हैं। यानी हर एक मिनरल में मेटल मिले नहीं जरूरी है, जिस मिनरल से आपको मेटल मिलता है उस, याद रखिएगा ये मिनरल जिससे मेटल मिल रहा है वो एक ओर के फॉर्म में होगा। यानी हमें यहाँ से मेटल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या होती है कि अलग अलग मेटल है। अब बहुत सारे मेटल जो होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको फ्री स्टेट में मिल जाए, वो रिएक्ट करते हुए हो सकता है अपने ऑक्साइड फॉर्म में मिले या हमारे सल्फाइड फॉर्म में मिले। अब जो बीच की सीरीज में हमने देखे थे, कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम था, आयरन था, जिंक था, ये हो सकता है अपने सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में मिले। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव जैसे हमारा सिल्वर हो गया, हमारा गोल्ड हो गया, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, ये कोई रिएक्टिव तो होते नहीं है, ये बेचारे जहां पड़े हैं वहां के पड़े। याद रखिएगा ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस मिनरल से मेटल मिलता है, याद रखिएगा वो ओर्स आपके डिफाइन किए जाते हैं। यानी हर कोई मिनरल आपको मेटल नहीं देता, जिन मिनरल्स में आपको मेटल मिलता है उसे ओर्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, इसे कंजर्व करके लर्न कीजिएगा। हर एक मेटल की रिएक्टिविटी मैंने स्टार्टिंग से कहा है वो अलग अलग होती है, हर एक मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कार्बोनेट सल्फेट के फॉर्म में रहेगा, जो जितना रिएक्ट करेगा उसके उतने फॉर्म्स बने होते हैं। लेकिन जो रिएक्टिव नहीं करता, जो कि हाइड्रोजन एक्टिव में सबसे नीचे, इसका मतलब वो नॉन रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, वो अपने फ्री स्टेट में या प्योर स्टेट में मिलता है। अब एक्सट्रैक्शन इसका मेनली हम कैसे करेंगे। अब आपका आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल से पहले आपका जो एक्सट्रैक्शन था कि हाइड्रोजन एक्टिव सीरीज के अकॉर्डिंग हमारे जिंक हो गया, वो सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है या कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मिलेगा, उसको हमने कैसे कैसे अलग करा, जो इम्प्योरिटीज थी वो गैंग के फॉर्म में कैसे हमने अलग कर दी। लेकिन वो सब प्रोसेस हमने करी है, वो प्रोसेस आप लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि वो एक नॉर्मल प्रोसेस जो मैंने आपको आपके इसी चैप्टर में समझाया हुआ है। जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो रिफाइनिंग आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो हमारा मेटल है जिस मिनरल से हमें मिलेगा वो ओर के, वो ही ओर, उस मिनरल्स को हम कहते हैं ना मिनरल कनेक्टेड टू द ओर। हर कोई मिनरल से आपको मेटल नहीं मिल सकता है, तो जिस मिनरल से आपको मेटल मिलेगा वो ओर कहलाएगा, जो कि मेन सोर्स होता है मेटल्स का। मेटल हाइड्रोजन एक्टिव सीरीज के अकॉर्डिंग उससे नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, और सबसे ऊपर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो भी होंगे, जो सबसे ऊपर के टॉप लेवल के, वो अपने अपने फॉर्म्स में होंगे। जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये अपने कार्बोनेट या सल्फाइड के फॉर्म में होंगे। इनमें हमने उसको सफाई करी, उसको कैसे वाटर से रिएक्ट कराया, कैसे सल्फाइड हटाया,
हटाई, कैसे ऑक्साइड हटाई, कैसे उसका जो हमें इम्प्योर फॉर्म मिला, उसके बाद हमने क्या करा, एकदम से इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद भी हमें प्योर फॉर्म नहीं मिलता, हम करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जो ये डायग्राम है। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में अगर हम ध्यान से देखें, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम्स में इस कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स बने हैं, एक कैथोड और एक एनोड, ठीक है। जो कैथोड वाला पार्ट है वो प्योर मेटल का पार्ट है और जो एनोड वाला पार्ट है वो क्या है, इम्प्योर मेटल का है। हमें जिस भी मेटल को, गोल्ड है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, जिस भी मेटल को हमें प्योर करना होता है, हम क्या करते हैं, उसको एनोड में फिल कर लेते हैं। और एक हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का, यानी कोई भी सल्फेट सॉल्यूशन हो गया, H2SO4 हो गया, कुछ भी हो गया, उसको हम अपने नीचे हमने भरा है किसमें, इस जैसे हमने जो आपको ये कंटेनर दिखा रखा है, स्ट्रिप एनोड की हम इम्प्योर मेटल, जिसका भी हमें क्या करना होता है, एक्सट्रैक्शन करना होता है, इसको भी चेंज करना होता है, यानी प्योरेस्ट फॉर्म में डालना होता है, प्योरिफिकेशन करना होता है, उसको एनोड में लेते हैं। और कैथोड में हम एक प्योर, उसी मेटल का प्योर हम कैथोड में बना लेते हैं स्ट्रिप, ठीक है। जैसे से इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होते समय एनोड में जो भी इम्प्योर मेटल है वो कहाँ जाता है, नीचे, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू नीचे जाता है और धीरे धीरे कहाँ की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देता है, कैथोड की तरफ, जहां उसका प्योर मेटल है। और ऐसा जितना भी एनोड के अंदर का जो भी प्योर मेटल होगा वो कहाँ चला जाएगा, कैथोड में चला जाएगा। और एनोड के नीचे सारी की सारी इम्प्योरिटीज जब इसके एसिड में या जिसका सॉल्यूशन होता है उसमें बैठ जाती हैं। यहाँ तक हमें जो स्ट्रिप कैथोड मिली है वो प्योर मिल गई। अब प्योर स्ट्रिप मिलने के बाद हम मेटल का यूज बहुत सारी चीजों के लिए कर लेते हैं। ये आपका डायग्राम हो गया। अब क्या बात आती है, अब आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि जब एक्सपोजर हो जाता है मेटल का इन ऑक्सीजन में, या हम कह सकते हैं आपके वाटर्स में। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप अपने घर की ग्रिल्स को देखें जो कि लोहे की बनी होती है, आयरन की बनी होती है, आप देखेंगे कि उसमें कितना भी आपने पेंट कराया लेकिन आफ्टर 4 या 5 ईयर में कहीं ना कहीं से आपको जंग दिखाई देगी, उसी को कोरोजन कहते हैं। हो सकता है ये ऑक्सीजन से रिलेटेड हो सकता है ये आपके वाटर वेपर से हो सकता है गर्मी, धूप, पानी से मिलके आपका। तो ये पूरे के पूरे अंदर से क्या करती है, हमारे आयरन को खाती चली जाती है। इसको अच्छा करने के लिए, प्रोटेक्टिव करने के लिए या तो हम पेंट करते हैं या हम ऑयलिंग करते हैं और इसको अच्छी तरीके से ऐसी कवरिंग यूज करते हैं ताकि ये हमारी जो भी कोरोजन है वो दोबारा ना हो और हमारा जो भी मेटल हमारे पास है वो स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। तो ये आज हमने अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल का चैप्टर, क्लास 10 का चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया। जो भी आज इसमें हमने टॉपिक पढ़े हैं वो सारे के सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर पढ़े हैं। इन सारे टॉपिक्स में मैंने आपको बीच बीच में वो सारे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो बताए हैं। आप सभी को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से करना है और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड आई कैन गिव माई 100% फॉर एवरीवन। मैं आपको एक एक पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताती जा रही हूँ, साथ ही में उसके बाद एक दिन निकाल के मैं आपका एक पूरा वीडियो बनाऊंगी हर एक चैप्टर के, उसमें जो आने वाले ईयर्स में आपके एमसीक्यू होंगे, बेस्ट टू बेस्ट आंसर मिलेंगे। उसके लिए आप अपनी नेहा मैम को क्या करेंगे, टैग कीजिए और इसको शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए और सारे के सारे ज्ञान को ले लीजिए। तो बच्चा लोग फिर मिलेंगे आपकी जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अपने इस चैप्टर को, जहां पर कोई चीज समझ में नहीं आई, मुझे नीचे की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।